नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम एमपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट के विषय में चर्चा करेंगे। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो यदि नहीं देखा है उनको तो देख लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में हम साइंस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, जीके और जीएस के क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो यदि ऑप्शन में देखें तो 4, 8, 6, 5। तो कितने भागों में विभक्त किया गया है? 5 भागों में विभक्त किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? एक तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र और माही अपवाह तंत्र। इस तरह से पांच भागों में 5 प्रकार के अपवाह तंत्र, 5 भागों में अपवाह तंत्रों को विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा संरक्षण व शुद्धिकरण के उद्देश्य से नमामि देवी नर्मदे, कौन सी नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब से प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन में देखें तो 11 दिसंबर 2016, 16 दिसंबर 2016, 13 अक्टूबर 2016 और 17 सितंबर 2016। तो कब से प्रारंभ की गई थी? ये 11 दिसंबर 2016 से प्रारंभ की गई थी। कब से? 11 दिसंबर 2016। नेक्स्ट देख लेते हैं। एरण सागर का संबंध किस काल से है? एरण जो अभिलेख है, जो सागर में स्थित है, उसका संबंध किस काल से है? तो ये नवपाषाण काल से है। कौन से? नवपाषाण काल से है। और एरण अभिलेख में एक फैक्ट और याद रखिएगा, जो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला है तो वो एरण अभिलेख में से ही प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? एरण अभिलेख से। और स्थित कहां है? सागर में। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नवपाषाण काल। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? जो सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली है उसे क्या कहा जाता है? अमरावती शैली, गंधार शैली, मथुरा शैली, भरहुस शैली। तो उसे क्या कहा जाता है? भरहुस शैली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भरहुस शैली। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बेस नगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित माना जाता है? बेस नगर में जो गरुड़ स्तंभ है वो किस धर्म से संबंधित माना जाता है? तो ये भागवत धर्म से संबंधित माना जाता है। किस धर्म से? भागवत धर्म से। ये सांची के पास स्थित है, तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा भागवत धर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान। क्या कहा जाता है? इसमें से खगोल शास्त्र कहा जाता है। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को खगोल शास्त्र कहा जाता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है? तो यहां पे देखिए, पृथ्वी का हम मानचित्र देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है? भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बीच की परत होती है ये मेंटल कहलाता है, और नीचे की परत जो होती है वो क्रोड कहलाता है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट हो जाएगा। और इसकी लगभग लंबाई जो होती है 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव। तो यदि हम भारत के स्थिति की बात करें, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। भारत की जो स्थिति है ये है, कहां पे है? ये उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में। ये इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध में। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध, बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो ये भारत का त्रिपुरा राज्य है। यदि हम मैप में देखें तो ये है त्रिपुरा, ये बांग्लादेश है, और ये बांग्लादेश इसको 3 तरफ से घेरे हुए हैं। ये एक तरफ से सिर्फ भारत की तरफ इसकी सीमा साझा होती है, बाकी 3 तरफ से ये बांग्लादेश की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए, ये प्रश्न सब पूछे जाने वाले हैं।
गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में। तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता को गायत्री मंत्र से संबंधित उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। किस मंडल में मिलता है? तो तीसरे मंडल में। ये भी याद रखिए, कुल 10 मंडल होते हैं इसमें ऋग्वेद में, जिसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती? जो 16 महाजनपद थे उनमें से किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, दीपवंश, महावंश। तो ये अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, इससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? जो दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ है वो किस काल में हुआ है? तो ये गुप्त काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज्य के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायती राज्य में यदि चुनाव लड़ना है तो उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। चुनाव वोट डालने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, वेबल योजना। तो किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? माउंटबेटन योजना। और ये कब आई थी? 3 जून 1947। ये डेट भी याद रखिएगा, 3 जून 1947। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो जो राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां होती हैं वो उसका जो वर्णन मिलता है 352 से लेकर 360 में मिलता है। 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है बाह्य युद्ध की स्थिति में, बाहरी आक्रमण की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्यों का संवैधानिक तंत्र बिखर गया है, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और वहां पे राष्ट्रपति शासन यदि लगाया जाना है तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाना। यही प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। एक अनुच्छेद इसमें और याद रखिए 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, तो यह भी याद रखिए। 352 बाह्य आक्रमण की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में और 360 वित्तीय आपातकाल के लिए। देख लेते हैं। संसद में शामिल होते हैं, संसद में कौन कौन से शामिल होते हैं? यहां पे ऑप्शन देखें। प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, मंत्रिमंडल। तो जो पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों ही संसद के अंग होते हैं। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 79, ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 79 में इसका वर्णन मिलता है। और संघ की कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ये भी प्रश्न, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, लीला सेठ, अमृता कौर, फातिमा बीबी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो कौन थी? फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। भारत का जो 1 रुपए का नोट होता है उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के चेयरमैन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत सरकार के वित्त मंत्री। तो जो 1 रुपए का नोट होता है उसमें वित्त सचिव भारत सरकार, किसका वर्णन होता है, किसका साइन होता है? वित्त सचिव भारत सरकार। बाकी नोटों में रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन होता है, लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है उसमें वित्त सचिव भारत सरकार के साइन होते हैं। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, लौह एवं इस्पात, सिंचाई, मत्स्य, किससे संबंधित है? ये मत्स्य उद्योग से संबंधित है, मछली पालन वगैरह से संबंधित है। उसको बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन लाया गया था। तो किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ये रूसी क्रांति के पश्चात हुआ था और वहीं से महिला दिवस की शुरुआत हुई थी और उसी समय से महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी मिला था। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक हैं, चूंकि पुस्तिकाएं उनके रचनाकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 से हुई थी एथेंस से। और उसके जनक कौन माने जाते हैं? तो पियरे डे कुबर्टिन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पियरे डे कुबर्टिन। यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध तैराक इरान थोरपे पर निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? जो तैराक इरान थोरपे हैं वो किस देश के निवासी हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। भौतिकी के क्षेत्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वो प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहां पे देखें, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन। तो कौन है? ये सीवी रमन है जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है? 1930 में। और किसकी खोज के लिए दिया गया है? तो ये भी याद रखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन इफेक्ट वगैरह की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब? 1930 में, जो भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार था किसी भारतीय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिवर्ष किस तिथि को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? तो जो अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती है वो 5 सितंबर। कब की जाती है? 5 सितंबर। जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को प्रतिवर्ष अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 5 सितंबर। नेक्स्ट देखते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन विलियन, ओआरएस जो होता है, ओआरएस का जो घोल होता है जिसका प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो यहां पे यदि ऑप्शन में देखें, बुखार में, दस्तों में, टाइफाइड में, कैंसर में, तो ये दस्त में दिया जाता है। जो ओआरएस का घोल पिलाया जाता है कब पिलाया जाता है? जब दस्त वगैरह के से पीड़ित होते हैं तो ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, शरीर में कौन सा अंग एक प्रकार से रुधिर बैंक का काम करता है? शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो रुधिर बैंक का काम करता है? तो कौन सा अंग है? ये प्लीहा है। प्लीहा जो होता है वो मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम करता है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 7 नवंबर, 5 नवंबर, 7 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? पौधों के जो रस को चूसने वाला जो सबसे छोटा कीट होता है वो कौन होता है? एफिड, भृंग, टिड्डा, बर्न। इन ऑप्शन में कौन सा सही है? एफिड। एफिड जो होता है वो पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट होता है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रम जिसके द्वारा ओजोन मंडल पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। जो ओजोन मंडल है वो पृथ्वी के जीवों की रक्षा कैसे करती है? परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करके, परावैंगनिक किरणों का उत्पादन करके, अवरक्त किरणों के अवशोषण करके और अवरक्त किरणों के उत्पादन करके। तो जो परावैंगनिक ओजोन मंडल होता है ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेता है और वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं, जिसके कारण जो स्किन कैंसर वगैरह की स्थिति नहीं बनती है। तो वो कौन सा है? परावैंगनिक किरणों के अवशोषण करके। यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परावैंगनिक किरणों के अवशोषण करके। नेक्स्ट देख लेते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन,
मीथेन, एथेन, हाइड्रोजन। तो बायोगैस में से जो सबसे ज्यादा मात्रा होती है वो कौन सी होती है? मीथेन की होती है। ये लगभग 50 से 70% का जो प्रतिनिधित्व होता है वो मीथेन का होता है। तो यहाँ जो मुख्य घटक है मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? दाब पर, आयतन पर, ताप पर, अणु के आकार पर। जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? ये ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ताप पर। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो यहां पे देखिए आर्गन, हीलियम, रेडान, जेनान। तो यहां पे आर्गन जो गैस है, आर्गन निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसका लगभग जो परसेंटेज होता है 0.9% होता है लगभग। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। बाकी हीलियम, रेडान, जेनान भी अपनी अपनी मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सोलर सेल में प्रयुक्त किए जाने वाला मुख्य पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? सोलर सेल जो होता है, सौर सेल जो होता है, उसमें मुख्य पदार्थ के रूप में कौन सा मुख्य पदार्थ होता है? सिलिकॉन, चांदी, सोडियम, कार्बन। ये जो सिलिकॉन होता है वो सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ होता है। यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे, देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? चूंकि देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस जिले में है? इंदौर, सिंगरौली, सिवनी, भोपाल। तो ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में है। कौन से जिले में है साउंड प्रूफ हाईवे? सिवनी जिले में। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिवनी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभारंभ कहां से किया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो जनवरी 2023 में शुरुआत हुई थी, उसकी घोषणा हुई थी, कहां से हुई थी? भोपाल से हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभारंभ कहां से हुआ था? भोपाल से। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी जो 2023 में संपन्न प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, जनवरी 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ है वो कौन से क्रम का सम्मेलन है? 16वां, 17वां, 18वां, 19वां। तो ये कौन से क्रम का? 17वें क्रम का। कौन सा? 17th क्रम का ये सम्मेलन हुआ था जो जनवरी 2023 में संपन्न हुआ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? माउंट कंचनजंगा को फतह प्राप्त करने वाली, चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली भारतीय महिला है दीप्ति सिन्हा, गीता सिंह, प्रियंका मोहिते, कमला बिश्नोई। तो इनमें से कौन है? प्रियंका मोहिते हैं जो ये 2021 में इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की थी, जो माउंट कंचनजंगा में फतह करने वाली पहली भारतीय महिला का बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। कौन है? प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि चंद्रयान 3 का अभी लॉन्च हुआ है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का सफल लॉन्चिंग कब की गई थी? 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई। तो कब लॉन्चिंग की गई थी? ये 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 2 भी 2019 में लॉन्च हुआ था। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 जुलाई 2023। और ये कहां से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहां से हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण हुआ है। डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 14 जुलाई 2023, क्योंकि ये अंतरिक्ष क्षेत्र की भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। और ये ऑस्ट्रेलिया ने की टीम ने हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीता था और इसने सिल्वर मेडल जीता था फाइनल में। तो यहां पे जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? रजत पदक। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया? किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, IUCN। तो यहां पे जो है विश्व बैंक।
विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण ब्रांड जारी किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ये सब करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल, कौन सा पर्यटन स्थल है जिसपे चंपक बंगलों को इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? कौन से पर्यटन स्थल पर स्थित जो चंपक बंगलो है उसको इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो ये कौन सा पर्यटन स्थल है? ये पचमढ़ी पर है। कौन सा? पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है। एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा पचमढ़ी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट के तहत पेशा नियम कब लागू किया गया था? पेशा एक्ट के तहत पेशा नियम कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 2022, 15 नवंबर 2022, 15 दिसंबर 2022, 25 दिसंबर 2022। तो ये 15 नवंबर 2022 कब लागू किया गया था? 15 नवंबर 2022 को पेशा नियम जो है वो मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023, राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो ये कहां पे किया गया है? भोपाल में किया गया है। तो राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है वो भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं वो भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 45वें, 46वें, 50वें, 91। तो कौन से नंबर के हैं? ये 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में भी हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन से क्रम के हैं? 50वें क्रम के। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को करना है? 2023 में। कब करना है? 2023 में। नेक्स्ट देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में कहां पर स्थित है? तो ये कहां पे स्थित है? ये यहाँ पे यदि ऑप्शन में देखें, मंसूरी, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद। तो कहां पे है? ये हैदराबाद में, जहां पे आईपीएस भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, आईपीएस अधिकारी यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कहां पे है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर स्थित है? ग्वालियर, होशंगाबाद, बुरहानपुर, सागर। तो कहां पे स्थित है? ये बुरहानपुर में स्थित है। एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कहां पे? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? कौन से महाद्वीप को हम पठारी महाद्वीप भी कहते हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो कौन से महाद्वीप को? तो ये अफ्रीका महाद्वीप जो है इसे पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप? पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने जीके जीएस के आज 50 क्वेश्चनों को देखा है, एक मॉडल सेट को हल किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उनको भी देख लीजिए। नहीं देखे हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के हम प्रैक्टिस सेट के साथ फिर हम नेक्स्ट टाइम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।